हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। दोस्तों, आज हम एक बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक लेकर के आपके सामने हाजिर हैं। दोस्तों, आज हम एडुटेरिया का जो नवंबर और दिसंबर का करंट अफेयर्स जो कि नेशनल और इंटरनेशनल दोनों है जारी किया गया है, उसको हम आज अपने वीडियो में कवर करने वाले हैं। तो आइए हम देखते हैं एक-एक करके करंट अफेयर्स को। पहला है कि संस्कृति मंत्रालय द्वारा स्वर धरोहर फाउंडेशन के सहयोग से नई दिल्ली में 3 दिवसीय स्वर धरोहर महोत्सव का आयोजन किया गया। ठीक है? तो ये आता है आपका स्वर धरोहर फाउंडेशन के सहयोग से नई दिल्ली में संस्कृति मंत्रालय के द्वारा 3 दिवसीय स्वर धरोहर महोत्सव का आयोजन किया गया। 1 से 10 दिसंबर तक नागालैंड में हॉर्नबिल महोत्सव 2022 का आयोजन किया गया, जिसमें मुख्य अतिथि उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ थे। मैककेन वर्ल्ड ग्रुप इंडिया के प्रमुख कार्यकारी अधिकारी सीईओ प्रसून जोशी को उत्तराखंड का नया ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया है। भारत के महापंजीयक कार्यालय के अनुसार वर्ष 2014 से 16 में मातृ मृत्यु दर जो है वो 130 प्रति लाख थी, जो कि वर्ष 2018-20 में घट करके 97 प्रति लाख हो गई है। गैस मूल्य के निर्धारण के लिए गठित की गई समिति किरीट पारेख ने अपनी रिपोर्ट पेट्रोलियम मंत्रालय को सौंप दी गई है। याद रखेंगे, गैस मूल्य के निर्धारण के लिए कौन सी कमेटी बनाई गई थी? तो किरीट पारेख कमेटी बनाई गई थी। उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा एक जिला एक उत्पाद की तर्ज पर एक जिला एक खेल योजना की शुरुआत की गई है। याद रखेंगे, उत्तर प्रदेश सरकार ने योजना शुरू की है। 11 दिसंबर 2022 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने शिरडी और नागपुर के बीच महाराष्ट्र के दूसरे एक्सप्रेसवे समृद्धि एक्सप्रेसवे के पहले चरण का उद्घाटन किया है। तो याद रखेंगे, ये समृद्धि एक्सप्रेसवे का दूसरा चरण है और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इसको शिरडी और नागपुर के बीच इसका उद्घाटन किया है। अगला है कि नवा विश्व आयुर्वेद कांग्रेस और आरोग्य एक्सपो 2022 का आयोजन 8 से 13 दिसंबर तक गोवा में आयोजित किया गया। गुजरात में हुए विधानसभा चुनाव में अपने बेहतर प्रदर्शन के साथ आम आदमी पार्टी भारत की 9वीं राष्ट्रीय पार्टी बन गई है। आम आदमी पार्टी को दिल्ली और पंजाब दोनों राज्यों में पार्टी का दर्जा प्राप्त है, राज्य पार्टी का दर्जा प्राप्त है। स्वास्थ्य यानी कि सैनिटेशन वर्कर्स हेल्थ वेलफेयर एंड सेफ्टी योजना एवं ऐप तमिलनाडु सरकार की है। याद रखेंगे, स्वास्थ्य योजना किस सरकार की है? तो तमिलनाडु सरकार की है। इसका उद्देश्य है राज्य के स्वच्छता कर्मचारियों और उनके परिवार के सदस्यों को के कल्याण को बढ़ावा देना। सेवा आपके द्वार 2.0 अभियान जो है ये अरुणाचल प्रदेश सरकार की है। सेवा आपके द्वार 2.0 अभियान अरुणाचल प्रदेश सरकार की है। इसका उद्देश्य सरकारी योजनाओं एवं सेवाओं का लाभ राज्य सरकार के लोगों तक पहुंचाना। राज्य के प्राकृतिक संसाधनों की रक्षा के लिए अपना जलवायु परिवर्तन मिशन शुरू करने वाला तमिलनाडु जो है भारत का पहला राज्य बन गया है। याद रखेंगे, अपना जलवायु परिवर्तन मिशन शुरू करने वाला तमिलनाडु जो है इस देश का पहला राज्य बन गया है। पहली G20 फाइनेंस और सेंट्रल बैंक डेपुटीज की बैठक 13 से 15 दिसंबर तक बेंगलुरु में आयोजित की गई। हुरून ग्लोबल की 500 सूची 2022 में 20 भारतीय कंपनियों ने 500 सबसे मूल्यवान कंपनियों में अपना स्थान बनाया है। भारत 9वें स्थान से 5वें स्थान पर आ गया है। याद रखेंगे इस चीज को। आगे बढ़ते हैं तो हमारा अगला हो जाए कि मेघालय में दवाई पहुंचाने के लिए भारत का पहला ड्रोन स्टेशन स्थापित किया गया है। तो पहला ड्रोन स्टेशन जो है भारत में मेघालय में स्थापित किया गया और किस लिए? तो ये जो है दवाओं के ट्रांसपोर्टेशन के लिए किया गया है, मेडिकल फैसिलिटी के लिए किया गया है। विकलांग लोगों के लिए एक अलग दिव्यांग विभाग बनाने की घोषणा करने वाला महाराष्ट्र जो है भारत का पहला राज्य बन गया है। दिव्यांग विभाग कौन सा राज्य बना रहा है? तो महाराष्ट्र सरकार बना रही है। कृषि निवेश पोर्टल जो कि केंद्रीय कृषि और किसान कल्याण विभाग के द्वारा जारी किया गया है, कृषि निवेश पोर्टल। इसका उद्देश्य है कृषि और संबद्ध क्षेत्रों से संबंधित सरकारी योजनाओं का लाभ प्राप्त करने के लिए कृषि निवेशकों के लिए एक केंद्रीकृत वन स्टॉप पोर्टल जारी करना। 6 दिसंबर 2022 को भारत एवं बांग्लादेश के द्वारा मैत्री दिवस के रूप में मनाया गया। मैत्री दिवस की 51वीं वर्षगांठ ढाका में मनाई गई। आपको पता होगा कि 6 दिसंबर को मैत्री दिवस मनाई जाती है भारत और श्रीलंका के बीच और इसका 51वां वर्षगांठ मनाया गया है। इस बात को भी आप ध्यान रखेंगे। कपड़ा मंत्रालय के द्वारा जो टेक्नोटेक्स है 2023 का आयोजन जो है ये फरवरी 2023 में मुंबई में किया गया। भारत का पहला गोल्ड एटीएम जो है वो हैदराबाद में लॉन्च किया गया। ये आप याद रखेंगे, काफी चर्चा में रहा था। इस एटीएम की सहायता से लोग जो है अपना डेबिट कार्ड और क्रेडिट कार्ड लगाकर सोने के सिक्के खरीद सकते हैं। दोस्तों, अगर बात आए कि किस राज्य में जारी किया गया है तो ये हो जाएगा तेलंगाना, क्योंकि आंध्र प्रदेश जो आपका हैदराबाद है वो तेलंगाना की राजधानी है। गुजरात में हुए 15वां विधानसभा चुनाव में बीजेपी ने 183 में से 156 सीटें जीती हैं। वहीं हिमाचल प्रदेश में हुए विधानसभा चुनाव में
कांग्रेस ने 68 में से 40 सीटें जीत ली हैं। आगे बढ़ते हैं तो केरल के अलुवा में स्थित एक बीज फार्म को भारत का पहला कार्बन न्यूट्रल फार्म घोषित किया गया है। याद रखेंगे कि भारत का पहला कार्बन न्यूट्रल फार्म जो है केरल के अलुवा में स्थित एक बीज फार्म को ये दिया गया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 12 दिसंबर 2022 को गोवा के दूसरे अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे का उद्घाटन किया। इस हवाई अड्डे का नाम जो है पूर्व जो आपके मुख्यमंत्री थे मनोहर पर्रिकर के नाम पर रखा गया है। उत्तर प्रदेश के वाराणसी में महाकवि सुब्रमण्यम भारथियार की 141वीं जयंती पर उसकी प्रतिमा का अनावरण जो है तमिलनाडु के मुख्यमंत्री द्वारा वर्चुअली किया गया। भारत की सबसे बड़ी कला प्रदर्शनी का आयोजन केरल के कोच्चि में किया गया, जिसका उद्घाटन मुख्यमंत्री पी विजयन ने किया। 21 से 24 जनवरी 2023 तक 8वां भारतीय अंतर्राष्ट्रीय विज्ञान महोत्सव का आयोजन कहाँ किया गया, याद रखेंगे। और ये किया गया है 8वां विज्ञान महोत्सव भोपाल में किया गया। शहर याद रखेंगे भोपाल। और कौन सा वर्जन था, तो 8वां था। तेलंगाना के तंदूर रेड ग्राम को जीआई टैग प्रदान किया गया है। याद रखेंगे तेलंगाना का तंदूर रेड ग्राम। आपसे पूछा जाएगा कि तंदूर रेड ग्राम जिसे हाल ही में जीआई टैग दिया गया है 21 राज्य से संबंधित है, तो ये तेलंगाना से संबंधित है। दूर संचार के क्षेत्र में निवेश को आकर्षित करने के लिए उपग्रह संचार के लिए स्पेक्ट्रम की नीलामी करने वाला भारत देश जो है दुनिया का पहला देश बन गया है। याद रखेंगे ये संचार के क्षेत्र में स्पेक्ट्रम नीलामी करने वाला जो भारत है दुनिया का पहला देश बन गया। आगे बढ़ते हैं तो संयुक्त राष्ट्र यूएन ने पवित्र गंगा नदी को फिर से जीवंत करने के लिए भारत के नमामि गंगे पहल को प्राकृतिक दुनिया को पुनर्जीवित करने के लिए दुनिया के शीर्ष 10 बहाली प्रमुख पहलों में से एक रूप में मान्यता दी है। दोस्तों जो भारत का गंगा नमामि गंगा योजना है, ये दुनिया भर के 10 ऐसे योजनाओं को चुना गया था, उसमें से इस योजना को भी चुना गया है संयुक्त राष्ट्र के द्वारा। इंडियन एनर्जी एक्सचेंज लिमिटेड कार्बन उत्सर्जन को कम करने के लिए भारतीय बाजार आधारित व्यापार योग्य उपकरणों का उपयोग करने वाला देश का पहला कार्बन न्यूट्रल पावर एक्सचेंज बन गया है। कौन सा, याद रखेंगे तो इंडियन एनर्जी एक्सचेंज लिमिटेड कार्बन, ये जो है देश का पहला कार्बन न्यूट्रल पावर एक्सचेंज बन गया है। अरुणोदय 2.0 योजना जो है ये असम सरकार की है। याद रखेंगे अरुणोदय 2.0 योजना किस सरकार की है, तो असम सरकार की है। इसका उद्देश्य क्या है, तो राज्य के लगभग 17 लाख महिलाओं को प्रतिमाह डीबीटी के माध्यम से 1250 रुपए की राशि प्राप्त हो रही है। मध्य प्रदेश सरकार ने राज्य में ऑनलाइन जुए को रोकने के लिए एक टास्क फोर्स का गठन किया है। इससे पहले ऑनलाइन जुए को नियंत्रित करने के लिए तमिलनाडु सरकार जो है अध्यादेश ला चुकी है। तो याद रखेंगे ये दूसरा राज्य होगा जो ऑनलाइन जुए, जो आप जो कसीने वगैरह ऑनलाइन गेम खेलते हैं आप, तो उनको नियंत्रित करने के लिए सबसे पहले तमिलनाडु सरकार अध्यादेश लाई थी। अब जो है मध्य प्रदेश सरकार ने एक टास्क फोर्स का गठन किया है। स्टील कंपनी कल्याणी समूह, याद रखेंगे कल्याणी स्टील समूह जो है ये भारत के पहले ग्रीन स्टील ब्रांड कल्याणी फेरेस्ट्रा को इस्पात मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने लॉन्च किया। तो आपसे पूछा जाएगा कि भारत का पहला ग्रीन स्टील ब्रांड किसने लॉन्च किया है, तो ये कल्याणी समूह ने लॉन्च किया है। और ये ठीक है, आगे बढ़ते हैं। मध्य प्रदेश के महू में भारत के पहले इन्फेंट्री सेना संग्रहालय का उद्घाटन किया गया। कहां पर किया गया, तो मध्य प्रदेश के महू में भारत के पहले इन्फेंट्री सेना संग्रहालय का उद्घाटन किया गया। गुजरात के वाड़नगर मुढेरा सूर्य मंदिर और त्रिपुरा के ऊनाकोटी चट्टानों को काटकर बनाई गई मूर्तियों को यूनेस्को की विश्व धरोहर स्थलों की अस्थायी सूची में आपको शामिल किया गया है। प्यूमा इंडिया ने अनुष्का शर्मा को अपना ब्रांड एम्बेसडर बनाया है। किसने, प्यूमा इंडिया ने। पीटी उषा जो है वो राज्यसभा के उपसभापति पैनल में शामिल होने वाली पहली मनोनीत सांसद बन गई हैं। तो इनको सभापति का जो पैनल होता है उनमें शामिल किया गया है पीटी उषा को। और ये दोस्तों मनोनीत सदस्य हैं। आज से पहले किसी भी मनोनीत सदस्य को इस पैनल में शामिल नहीं किया गया, तो ये तो पहले व्यक्ति होंगे मनोनीत सदस्यों में से, याद रखेंगे। 23 से 26 दिसंबर के बीच नॉर्थ ईस्ट फेस्टिवल का 10वां संस्करण नई दिल्ली के जवाहरलाल नेहरू स्टेडियम में आयोजित किया गया। उपभोक्ता मामलों के मंत्री पीयूष गोयल द्वारा राइट टू रिपेयर पोर्टल लॉन्च किया गया। याद रखेंगे किस मंत्रालय के द्वारा, तो मिनिस्ट्री ऑफ कंज्यूमर अफेयर्स, इनके द्वारा यह लॉन्च किया गया। कौन सा योजना, तो राइट टू रिपेयर पोर्टल। इस पोर्टल पर निर्माता जो है ग्राहकों के साथ उत्पादन विवरण के मैनुअल को साझा करेंगे। ठीक है दोस्तों, चलिए आगे बढ़ते हैं। तो लद्दाख में नए साल को चिन्हित करने के लिए
24 दिसंबर को लोसर महोत्सव मनाया गया है। तो आपसे पूछा जाएगा कि लद्दाख में नए साल को किस महोत्सव के रूप में मनाया जाता है? तो याद रखेंगे ये लोसर महोत्सव के रूप में मनाया जाता है। सेंटर फॉर इकोनॉमिक्स एंड बिजनेस रिसर्च जो आईसीबीआर के अनुसार 2035 तक भारत की तीसरी सबसे बड़ी व्यवस्था बन जाएगा। तो आपसे पूछा जाएगा किसने भारत को 2035 तक दुनिया की तीसरी बड़ी अर्थव्यवस्था बन जाने का अनुमान लगाया है? तो ये लगाया है सेंटर फॉर इकोनॉमिक एंड बिजनेस रिसर्च। इसका शॉर्ट में नाम है CEBR, सेंटर फॉर इकोनॉमिक एंड बिजनेस रिसर्च। तो इसने कहा है कि जो भारत है 2035 तक दुनिया का तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था वाला देश बन जाएगा। आगे बढ़ते हैं तो केरल का धर्मदम पूर्ण पुस्तकालय वाला भारत का पहला निर्वाचन क्षेत्र बन गया है। तो पूर्ण पुस्तकालय वाला भारत का पहला निर्वाचन क्षेत्र कौन बन गया है? धर्मदम। और ये है कहाँ? तो केरल में है। केरल सरकार जो है ये बेकल किले के पास अंतर्राष्ट्रीय समुद्र तट महोत्सव का आयोजन किया गया। आपसे पूछा जाएगा कि भारत के किस राज्य में अंतर्राष्ट्रीय समुद्र तट महोत्सव का आयोजन किया गया? तो केरल राज्य के बेकल किले के पास। महाराष्ट्र लोकायुक्त विधेयक 2022 पारित करने वाला देश का पहला राज्य बन गया। याद रखेंगे कि महाराष्ट्र जो है लोकायुक्त विधेयक 2022 पारित करने वाला देश का पहला राज्य बन गया, जिसके तहत लोकपाल के दायरे में मुख्यमंत्री, मंत्री और जनप्रतिनिधियों को लाया गया है। आपको पता होना चाहिए कि जो लोकपाल के दायरे में बहुत सारे लोग नहीं आते हैं, खास करके जो आपके लीडर्स हैं, वो इनको अलग रखा गया है। लेकिन महाराष्ट्र ने पहली बार ये पहल की है। गृह मंत्री अमित शाह द्वारा सीमा सुरक्षा बल के मोबाइल ऐप प्रहरी को लॉन्च किया गया। सीधा-सीधा आपसे सवाल पूछा जाता है कि जो प्रहरी मोबाइल ऐप लॉन्च किया गया है, वो किससे संबंधित है? तो दोस्तों ये सीमा सुरक्षा बल यानी कि एसएसबी ये इसके द्वारा है। सीमा सुरक्षा बल एसएसबी से संबंधित है प्रहरी बेंच, और इसको किसने लॉन्च किया है? तो माननीय गृह मंत्री श्री अमित शाह जी ने। आगे बढ़ते हैं तो भारत की पहली अंडर वाटर मेट्रो सेवा की शुरुआत जो है कोलकाता में दिसंबर 2023 में शुरू की जाएगी। तो भारत की पहली अंडर वाटर मेट्रो सेवा कहाँ शुरू की जाएगी? तो कोलकाता में शुरू की जाएगी। ओडिशा के बरगढ़ में सबसे बड़ा ओपन एयर थिएटर फेस्टिवल धनुष यात्रा 27 दिसंबर 2022 से लेकर के 6 जनवरी 2023 तक आयोजित किया गया। तो आपसे पूछा जाएगा कि ओपन एयर थिएटर फेस्टिवल ये किस राज्य से संबंधित है? तो ये उड़ीसा से संबंधित है, और इसको हम धनुष यात्रा के नाम से भी जानते हैं। आपसे पूछा जाए कि धनुष यात्रा क्या है? तो धनुष यात्रा कुछ और नहीं बल्कि एक ओपन एयर थिएटर फेस्टिवल है। ठीक है ना? तमिलनाडु सरकार द्वारा राजकीय पशु के संरक्षण के लिए नीलगिरी तहर परियोजना की शुरुआत की गई है। राजकीय पशु के संरक्षण के लिए नीलगिरी तहर परियोजना हाल ही में दिल्ली सरकार द्वारा अपनी सौर नीति 2022 को मंजूरी दी गई। इसका उद्देश्य 2025 तक सौर ऊर्जा स्थापित क्षमता को 6000 मेगावाट तक पहुंचाना है। और अमृत भारत स्टेशन योजना ये किसके द्वारा जारी किया गया है? तो रेल मंत्रालय के द्वारा जारी किया गया। उसका उद्देश्य है तो पूरे देश में रेलवे स्टेशनों का ये मॉडर्नाइजेशन करना। पहाड़ी क्षेत्रों में कमजोर जल विद्युत परियोजनाओं या बिजली स्टेशनों के लिए प्रारंभिक चेतावनी प्रणाली स्थापित करने के लिए केंद्रीय ऊर्जा मंत्रालय और डीआरडीओ के समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं तो प्रोजेक्ट वाणी जो है ये आपका भारतीय विज्ञान संस्थान, आर्ट पार्क एवं गूगल द्वारा संयुक्त रूप से लॉन्च किया गया है। तो देखिए 3 लोगों ने मिलकर के लॉन्च किया है प्रोजेक्ट वाणी। कौन-कौन? तो भारतीय विज्ञान संस्थान, आर्ट पार्क और गूगल के द्वारा लॉन्च किया गया है। इसके तहत आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आधारित भाषा मॉडल के निर्माण के लिए पूरे भारत से भाषा डेटा एकत्र किया जाएगा जो विविध भारतीय भाषाओं को समझ सके। तो दोस्तों ये प्रोजेक्ट वाणी एक ऐसा ऐप होगा या ऐसा पोर्टल हो गया या फिर कहिए कि एक ऐसा आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस होगा जो भारत में जितनी भाषाएं बोली जाती हैं उसको सीखने की कोशिश करेगा और फिर बाद में लोगों को सिखाएगा भी। ठीक है? तो प्रोजेक्ट मानी याद रखेंगे क्या है? ये है आपका भाषा डेटा क्षेत्र से भाषा डेटा एकत्र करने के लिए। ठीक है ना? याद रखेंगे इसको। भारतीय राष्ट्रीय ऊर्जा संरक्षण दिवस यानी कि राष्ट्रीय ऊर्जा संरक्षण दिवस कब मनाया जाता है दोस्तों? पहली बात तो 14 दिसंबर को मनाया जाता है। इसके अवसर पर राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने नई दिल्ली में ईवी यात्रा मोबाइल एप्लीकेशन लॉन्च किया है। ईवी यात्रा इलेक्ट्रिक व्हीकल यात्रा मोबाइल एप्लीकेशन लॉन्च किया। कब किया गया? तो ये राष्ट्रीय ऊर्जा संरक्षण दिवस के मौके पर। याद रखेंगे ईवी का मतलब इलेक्ट्रिक व्हीकल से है। सुप्रीम कोर्ट ने ग्रेट इंडियन बस्टर्ड यानी कि जीआईबी की रक्षा के लिए याचिका पर सुनवाई करते हुए प्रोजेक्ट टाइगर के अनुरूप प्रोजेक्ट जीआईबी का विचार पेश किया। तो दोस्तों आपको पता होगा कि जो आपका ग्रेट इंडियन बस्टर्ड है ये राजस्थान में पाया जाता है
और जो इसकी संख्या है ये काफ़ी घटती जा रही है। तो इसको लेकर के सुप्रीम कोर्ट ने अपना एक याचिका पर सुनवाई की है। उन्होंने कहा है कि जैसे अगर प्रोजेक्ट टाइगर इस देश में चल सकता है तो क्यों नहीं प्रोजेक्ट जीआई भी चलाया जाए। तो दोस्तों ये था आपका दिसंबर महीने का एडुटेरिया का करंट अफेयर्स। अब हम लोग नवंबर महीने का 2022 का अब जो एडुटेरिया का करंट अफेयर्स है उसको देख रहे हैं। तो हाल ही में राजस्थान सरकार ने अपनी पहली हस्तशिल्प नीति 2022 जारी की। इसका उद्देश्य राज्य की हस्तशिल्प कला को बढ़ावा देना और नई नौकरियां सृजित करना है। ठीक है ना? तो हस्तशिल्प कला नीति किसका है? राजस्थान सरकार का है, आप भूलेंगे नहीं। हाल ही में नवीन एवं नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय ने राष्ट्रीय जैव ऊर्जा कार्यक्रम 2025-26 लागू करने की घोषणा की है। इसका उद्देश्य बायो एनर्जी के उपयोग को बढ़ावा देना और निवेश को आकर्षित करना है। केरल सरकार ने प्रौद्योगिकी हस्तांतरण योजना यानी कि टेक्नोलॉजिकल ट्रांसफर स्कीम की शुरुआत की। किसने की है? तो केरल सरकार ने की है, याद रखेंगे। इसका उद्देश्य देश में सरकारी अनुसंधान संस्थानों से प्रौद्योगिकी लाइसेंस प्राप्त करने के लिए नए स्टार्टअप उद्यमों के द्वारा व्यय की पूर्ति के लिए योजना बनाना है। तो आपको सिर्फ याद रखना है कि प्रौद्योगिकी हस्तांतरण योजना यानी कि टेक्नोलॉजी ट्रांसफर स्कीम किसकी है? तो केरल सरकार की है। ठीक है? और आपसे पूछा है कि राष्ट्रीय जैव ऊर्जा कार्यक्रम 2025-26 लागू कौन कर रहा है? तो आपका न्यू एंड रिन्यूएबल एनर्जी मिनिस्ट्री के द्वारा लॉन्च किया गया है। ठीक है? चलिए आगे बढ़ते हैं। तो अगला हो जाएगी 18-19 नवंबर को दिल्ली में नो मनी फॉर टेरर। ये एक दोस्तों एक सम्मेलन का आयोजन किया गया था। याद रखेंगे, आपसे पूछा जाएगा कि नो मनी फॉर टेरर जो सम्मेलन है इसका आयोजन कहाँ किया गया है? तो 18 से 19 नवंबर नई दिल्ली में किया गया है। इसका उद्देश्य आतंकवाद के वित्त पोषण को रोकने के लिए अंतर्राष्ट्रीय मंच तैयार करना है। और ये दोस्तों ये इसका तीसरा संस्करण था। ये भी आप नहीं भूलेंगे, जो गृह मंत्रालय के द्वारा आयोजित किया गया था। रिलायंस इंडस्ट्री लिमिटेड द्वारा भारत का पहला मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक पार्क जो है ये तमिलनाडु के चेन्नई में विकसित किया जाएगा। किसके द्वारा? तो रिलायंस इंडस्ट्री लिमिटेड द्वारा। क्या? तो पहला मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक पार्क कहाँ खोला जाएगा? तो तमिलनाडु के चेन्नई में। इसे पीएम गति शक्ति का एक मास्टर प्लान के तहत लागू किया जाएगा। आपको पता होगा कि पीएम गति शक्ति में आपको 7 चीजें कवर की गई हैं। अगर आपको पता है तो कमेंट करके बताओ कि 7 कौन-कौन सी चीजें हैं। हाल ही में राष्ट्रीय महिला आयोग ने डिजिटल शक्ति 4.0 लॉन्च किया है। किसने? आपको याद रखना होगा, डिजिटल शक्ति किसने लॉन्च किया है? तो राष्ट्रीय महिला आयोग ने, नेशनल वुमेन कमीशन ने। इसका उद्देश्य साइबर क्राइम के खिलाफ महिलाओं को डिजिटल रूप से आपको सशक्त बनाना और कुशल बनाना है। ओडिशा के बलि यात्रा में 35 मिनट में 22,000 कागज की नाव बनाने का गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया गया है। तो आपको सिर्फ याद रखना है कि बलि यात्रा जो है किस राज्य से संबंधित है। ठीक है? तो ये उड़ीसा से है। दोस्तों इसके पहले अभी हमने देखा कि धनुष यात्रा किससे रिलेटेड है? तो दोस्तों ये भी उड़ीसा राज्य से ही रिलेटेड था और ये एक ओपन थिएटर हुआ करता था, याद रखेंगे। तो बलि यात्रा, धनुष यात्रा किससे रिलेटेड है? उड़ीसा से रिलेटेड है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अरुणाचल प्रदेश में 600 मेगावाट की कामेंग जल विद्युत परियोजना जो है राष्ट्र को समर्पित की है। तो याद रखेंगे कामेंग जल विद्युत परियोजना किस राज्य में है? तो याद रखेंगे अरुणाचल प्रदेश राज्य में है, आप भूलेंगे नहीं। केंद्रीय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय ने राष्ट्रीय आत्महत्या रोकथाम रणनीति की शुरुआत की है। तो किसने किया है? आपसे पूछा जाएगा कि राष्ट्रीय आत्महत्या रोकथाम रणनीति की शुरुआत किस मंत्रालय के द्वारा किया गया है? तो आपका जो है सेंट्रल हेल्थ एवं फैमिली वेलफेयर मिनिस्ट्री। तो केंद्रीय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय के द्वारा राष्ट्रीय आत्महत्या रोकथाम रणनीति की शुरुआत की गई है और इसका लक्ष्य जो है 2023 तक आत्महत्या मृत्यु को 10% तक कम करना। याद रखेंगे 2023 तक। 21 नवंबर से 30 नवंबर तक मणिपुर में संगाई महोत्सव का आयोजन किया गया। आपसे पूछा जाएगा संगाई महोत्सव, तो मणिपुर। संगाई महोत्सव मणिपुर, संगाई महोत्सव मणिपुर, याद रखेंगे। और अमूर फाल्कन फेस्टिवल मणिपुर, फाल्कन फेस्टिवल मणिपुर, अमूर फाल्कन फेस्टिवल मणिपुर। वांगला महोत्सव मेघालय, वांगला महोत्सव मेघालय, वांगला महोत्सव मेघालय, भूलेंगे नहीं। हाल ही में तमिलनाडु सरकार ने मदुरै जिले के मीनाक्षीपुरम तथा अरीटापट्टी को राज्य का पहला जैव विविधता विरासत स्थल घोषित किया है। तो याद रखेंगे कि आपसे पूछा जाएगा कि किस राज्य ने अपना पहला जैव विविधता विरासत स्थल घोषित किया है? तो याद रखेंगे तमिलनाडु सरकार ने, और उसका नाम क्या है? तो मीनाक्षीपुरम जिले का नाम है और जगह का नाम है अरियापट्टी या अरीटापट्टी इसको कहते हैं। आईडीएफसी फर्स्ट बैंक ने हाल ही में भारत का पहला स्टिकर बेस्ड डेबिट कार्ड लॉन्च किया है। इसे इसे फर्स्ट टैप नाम दिया गया है। आपसे पूछा जाएगा कि फर्स्ट टैप का संबंध किससे है?
तो आप भूलेंगे नहीं। फर्स्ट स्टेप क्या है, तो एक स्टिकर बेस्ड डेबिट कार्ड है, और जिसको लॉन्च किसने किया है, तो आईडीएफसी फर्स्ट बैंक ने लॉन्च किया है। याद रखेंगे, याद रखेंगे। ऐसे भी आपका है फर्स्ट ऐप, फर्स्ट ऐप। तो फर्स्ट ऐप अगर जैसे ही आएगा तो याद रखेंगे आईडीएफसी फर्स्ट बैंक, ठीक है ना। और ये है क्या, अगर पूछता है तो स्टिकर बेस्ड एक डेबिट कार्ड है। तो हर घर गंगा योजना ये किसका है, हर घर जन गंगा जल योजना आपको पता होगा, बिहार सरकार ने लॉन्च किया है। ये गया, नवादा और गया, राजगीर और आपका नवादा, ये 3 जिले हैं जहाँ पर गंगा के पानी को पहुँचाया जाएगा। ठीक है ना दोस्तों, गया, बोध गया और राजगीर में, याद रखेंगे। राजगीर, बोध गया, गया और नवादा, ये आपके पास 4 जगह हैं जहाँ पर गंगा जल पहुँचाया जाएगा, आप भूलिएगा नहीं। तो चूँकि अब जो है दोस्तों कि फल्गु नदी में तो पानी अब आ रहा है, पहले चरण में लगभग 4000 करोड़ रुपए व्यय के साथ राजगीर, गया और बोध गया में लागू होगा, और 7.5 लाख घरों को पानी की आपूर्ति किया जाएगा। दूसरे चरण में नवादा 2023 में लागू किया जाएगा। इसे जल जीवन हरियाली मिशन के तहत लागू किया गया है। तो याद रखेंगे कि घर घर गंगा जल अभियान किस योजना के तहत चलाया जा रहा है, तो आप याद रखेंगे जल जीवन हरियाली मिशन। ये जो बिहार सरकार का योजना है दोस्तों। भारत ने 26 जनवरी 2023 को गणतंत्र दिवस के अवसर पर मिस्र के राष्ट्रपति अब्देल फतह अल सीसी को मुख्य अतिथि के रूप में बुलाया था। तो याद रखेंगे मिस्र के राष्ट्रपति अब्देल फतेह अल सीसी को जो आपके थे, ये गणतंत्र दिवस पर मुख्य अतिथि के तौर पे इनको आमंत्रित किया गया था। मूंगफली महोत्सव ये कटलेकाई परी से, ये कहाँ आयोजित किया गया था, तो कर्नाटक में आयोजित किया गया था। याद रखेंगे मूंगफली महोत्सव कर्नाटक में, और इसको और क्या कहते हैं, तो कटलेकाई परी से भी कहा जाता है वहां पर। ये क्या था, तो कर्नाटक में मूंगफली महोत्सव था दोस्तों। नई चेतना अभियान जो है केंद्र सरकार के द्वारा 25 नवंबर को राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन के तहत इस अभियान की शुरुआत की गई। इसका थीम क्या था, लिंग आधारित हिंसा। क्या है, नई चेतना अभियान केंद्र सरकार के द्वारा, और इसका थीम क्या था, तो लिंग आधारित हिंसा। आपसे पूछा जाएगा नई चेतना अभियान किसके द्वारा, तो केंद्र सरकार के द्वारा। उद्देश्य क्या है, तो महिलाओं के खिलाफ हो रहे हिंसा का उन्मूलन करना। अम्लान, अम्लान क्या है, तो अनीमिया मुक्त लक्ष्य अभियान है एक। अम्लान का संबंध किससे है, तो अनीमिया मुक्त अभियान है एक तरीके का, और ये शुरू किया गया है उड़ीसा सरकार के द्वारा। और इसका उद्देश्य क्या है, तो महिलाओं और बच्चों के एनीमिया का पूर्ण उन्मूलन सुनिश्चित करना है। G20 की पहली शेरपा बैठक दिसंबर 2022 में राजस्थान के उदयपुर में आयोजित की जाएगी। देखिए, याद रखिएगा दोस्तों, G20 की शेरपा बैठक आप भूलिएगा नहीं। जो शेरपा बैठक वो दिसंबर 2022 में कहाँ आयोजित किया गया, तो उदयपुर में, राजस्थान के उदयपुर में। नीति आयोग के पूर्व सीईओ अमिताभ कांत जो है भारत के, ये आपके G20 शेरपा है, आप भूलेंगे नहीं। अगला है कि कृषि हैकेथॉन 2022, ये किसका है, तो महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे ने लॉन्च किया है। कृषि हैकेथॉन यानी कृषिथॉन 2022, ये नासिक में कृषि एक्सपो कृषिथॉन का उद्घाटन किया। इसका उद्देश्य दुनिया भर में प्रायोजित की जा रही नवीन कृषि तकनीकों पर ध्यान केंद्रित करना है। हाल ही में भारत बायोटेक ने इन्कोवैक को सभी वयस्कों के लिए कोविड बूस्टर के तौर पर जो है आपको मंजूरी दे दी है। किसको, तो इन्कोवैक को, याद रखेंगे। इन्कोवैक को कोविड बूस्टर डोज के तौर पर भारत बायोटेक ने, आपसे भी पूछा जा सकता है कि इन्कोवैक वैक्सीन किस कंपनी की है, तो भारत बायोटेक की है, और ये सभी वयस्कों के लिए है दोस्तों। और ये कोविड बूस्टर डोज के तौर पर इसको मंजूरी दे दी गई है। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने ग्रेटर नोएडा में गौतम बुद्ध विश्वविद्यालय में यूनेस्को भारत अफ्रीका हैकेथॉन 2022 का उद्घाटन किया। याद रखेंगे, यूनेस्को भारत अफ्रीका हैकेथॉन, ये गौतम बुद्ध विश्वविद्यालय में ग्रेटर नोएडा में, किसने, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने। इसे नवाचार और स्टार्टअप को बढ़ावा देना लक्ष्य है। ई गवर्नेंस पर 25वां राष्ट्रीय सम्मेलन जम्मू के कटरा में आयोजित किया गया। सम्मेलन का विषय नागरिकों, उद्योग और सरकार को निकट लाना है। याद रखेंगे, ई गवर्नेंस का 25वां राष्ट्रीय सम्मेलन जम्मू के कटरा में। सुशासन पुरस्कार योजना किसको दिया गया, तो हरियाणा की सरकार को दिया गया। याद रखेंगे, सुशासन पुरस्कार योजना हरियाणा सरकार, सुशासन पुरस्कार योजना तो हरियाणा सरकार। और इसका उद्देश्य क्या है, तो कार्यस्थल पर असाधारण प्रयास करने वाले व्यक्तियों को सम्मानित करना है। लेखाकारों की 21वीं वर्ल्ड कांग्रेस 2022 का आयोजन मुंबई में किया गया, जिसे केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल ने संबंधित किया है। यानी कि जो आपके कंट्रोलर ऑडिटर्स होते हैं, तो सारे ऑडिटरों का 21वां वर्ल्ड कांग्रेस 2022 का आयोजन मुंबई में किया गया, और जिसकी मतलब संबोधन किसने किया, तो केंद्रीय मंत्री जो है पीयूष गोयल ने किया। अमर सरकार पोर्टल, याद रखेंगे, ये किस गवर्नमेंट की है, ये त्रिपुरा गवर्नमेंट की योजना है दोस्तों। अमर सरकार पोर्टल किस सरकार की योजना है,
तो त्रिपुरा सरकार के द्वारा लॉन्च किया गया है, आप भूलेंगे नहीं। इसका उद्देश्य क्या है? तो सरकार का आम लोगों तक पहुँच बढ़ाना और आधुनिक तकनीकों के बारे में लोगों को जागरूक करना। 15 से 17 नवंबर तक हैदराबाद में जल शक्ति मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत ने जियो स्मार्ट इंडिया 2022 शिखर सम्मेलन का उद्घाटन किया। आपसे पूछा जाएगा कि जियो स्मार्ट इंडिया 2022 शिखर सम्मेलन ये किस मंत्रालय के द्वारा आयोजित किया गया था? तो याद रखेंगे जल शक्ति मंत्रालय, और उसके मंत्री थे कौन? गजेंद्र सिंह शेखावत, उन्होंने ही इसको लॉन्च किया था। और इसका उद्देश्य क्या है? तो गरीबी उन्मूलन, जीवन स्तर में सुधार, जलवायु परिवर्तन का मुकाबला करना आदि। भारतीय सेना के लॉन्च नायक मंजू पहली महिला सैनिक स्काई डाइवर बन गई। उन्होंने ध्रुव हेलीकॉप्टर से 10,000 फीट की ऊंचाई से छलांग लगाया था। याद रखेंगे कौन है? तो लॉन्च नायक मंजू, ये पहली भारतीय महिला है जिन्होंने स्काई डाइविंग की है। याद रखेंगे नाम, लॉन्च नायक मंजू ये पहली स्काई डाइवर है। और किस हेलीकॉप्टर से? तो ध्रुव हेलीकॉप्टर से 10,000 की फीट की ऊंचाई से। 17 से 22 नवंबर तक मिजोरम में अंतर्राष्ट्रीय पर्यटन मार्ट 2022 का आयोजन किया गया, और इसका उद्देश्य जो है अंतर्राष्ट्रीय बाजार में उत्तर पूर्वी क्षेत्र की पर्यटन क्षमता को उजागर करना है। आप भूलेंगे नहीं, याद रखेंगे। चलिए, 17 नवंबर 2022 को उत्तर प्रदेश के वाराणसी में काशी तमिल समागम का आयोजन किया गया। याद रखेंगे, काशी तमिल समागम का आयोजन कहाँ किया गया? तो बनारस में किया गया, उत्तर प्रदेश में। इसका आयोजन भारतीय शिक्षा मंत्रालय के द्वारा किया गया था। याद रखेंगे, काशी तमिल समागम का आयोजन कहाँ और किसके द्वारा किया गया? तो काशी में किया गया और शिक्षा मंत्रालय के द्वारा आयोजित किया गया था। और इसके तहत 12 विभिन्न श्रेणियों में प्रतिनिधि तमिलनाडु से काशी का दौरा करेंगे। 16 नवंबर से 6 दिसंबर तक हरियाणा के कुरुक्षेत्र में अंतर्राष्ट्रीय गीता महोत्सव का आयोजन किया जा रहा है। याद रखेंगे, 19 नवंबर से 6 दिसंबर तक अंतर्राष्ट्रीय गीता महोत्सव कहाँ पे? तो हरियाणा में। इसमें भागीदार राज्य मध्य प्रदेश है तथा भागीदार देश नेपाल है। 41वां भारत अंतर्राष्ट्रीय व्यापार मेला ये कहा? नई दिल्ली के प्रगति मैदान में आयोजित किया गया। और वाणिज्य एवं उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने इसका उद्घाटन किया। तो अंतर्राष्ट्रीय व्यापार मेला का कौन सा संस्करण था? तो 41वां था। आयोजित कहाँ किया गया? तो नई दिल्ली के प्रगति मैदान में। उद्घाटन किसने किया? तो वाणिज्य एवं उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने। और इसका थीम क्या था? तो लोकल फॉर वोकल, लोकल टू ग्लोबल। याद रखेंगे, वोकल फॉर लोकल एंड लोकल टू ग्लोबल। फोकस क्या था? यूपी एवं केरल। फोकस क्या था? तो यूपी एंड केरल। भागीदार राज्य कौन कौन थे? तो बिहार, झारखंड और महाराष्ट्र थे। भारतीय सेना ने वीर नारियों के कल्याण और शिकायत निवारण के लिए वीरांगना सेवा केंद्र की शुरुआत की है। भारतीय सेना ने वीर नारियों के कल्याण और शिकायत के लिए क्या किया है? तो एक वीरांगना सेवा केंद्र की शुरुआत की है। आपसे पूछा जाएगा कि वीरांगना सेवा केंद्र की शुरुआत किसने की है? तो भारतीय सेना ने किया है। और किसके लिए है? तो वीर नारियों के कल्याण और शिकायत निवारण के लिए। जियो 5G सेवा शुरू करने वाला जियो 5G सेवा शुरू करने वाला जो गुजरात है, भारत का पहला राज्य बन गया है। दोस्तों, जियो का 5G सेवा शुरू हो गया है आपका गुजरात राज्य में। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अरुणाचल प्रदेश के पहले ग्रीनफील्ड एयरपोर्ट डोनी पोलो एयरपोर्ट का उद्घाटन किया। याद रखेंगे, आपसे पूछा जाएगा कि पहले ग्रीनफील्ड एयरपोर्ट, इसका नाम क्या है? तो डोनी पोलो। याद रखेंगे, नाम क्या है? तो डोनी पोलो। ये आपका ग्रीनफील्ड एयरपोर्ट है। और कहाँ पर है ये? तो अरुणाचल प्रदेश में है। दक्षिण भारत की पहली वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन की शुरुआत बेंगलुरु से की गई है। याद रखेंगे, दक्षिण भारत की पहली जो वंदे भारत ट्रेन है, इसकी शुरुआत कहाँ से की गई है? तो ये बेंगलुरु से की गई है। चलिए, हिमाचल प्रदेश के काशी गंगा में दुनिया का सबसे ऊंचा मतदान केंद्र खोला गया है। यह 1556 फीट की ऊंचाई पर स्थित है। यह 1556 फीट की ऊंचाई पर स्थित है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बेंगलुरु में नाद प्रभु कैंपेगौड़ा की 108 फीट ऊंची कांस्य प्रतिमा का अनावरण किया, जिसे स्टैचू ऑफ प्रॉस्पेरिटी नाम दिया गया है। याद रखेंगे, स्टैचू ऑफ प्रॉस्पेरिटी ये कौन है? तो नाद प्रभु कंपागौड़ा, जो कि आपको किया गया है, जो बेंगलुरु एयरपोर्ट है उसी के आसपास किया गया, उनकी कांस्य की प्रतिमा का अनावरण किया गया है। ठीक है ना? हाल ही में तमिलनाडु में कावेरी दक्षिण वाइल्ड लाइफ सेंचुरी को 17वें वन्यजीव अभयारण्य के रूप में अधिसूचित किया गया है। तो आपसे ये पूछा जाएगा कि कावेरी दक्षिण वाइल्ड लाइफ सेंचुरी ये किस राज्य में है? तो याद रखेंगे, कावेरी नदी जो है ये कर्नाटक, तमिलनाडु और केरल में बहती है, लेकिन ये जो दक्षिण वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है ये तमिलनाडु की है।
उत्तराखंड सरकार ने हाई कोर्ट को नैनीताल से हल्द्वानी करने का निर्णय लिया। याद रखेंगे, उत्तराखंड सरकार ने हाई कोर्ट को नैनीताल से कहाँ शिफ्ट करने का विचार किया है? तो हल्द्वानी शिफ्ट करने का विचार किया है। मुख्यमंत्री शिक्षा पुरस्कार योजना, ये उड़ीसा सरकार की, याद रखेंगे। मुख्यमंत्री शिक्षा पुरस्कार योजना किसकी है? तो उड़ीसा सरकार की है। इसका उद्देश्य क्या है? तो छात्रों, शिक्षकों और प्रधानाचार्य आदि को शिक्षा के क्षेत्र में उत्कृष्ट कार्य करने हेतु पुरस्कार प्रदान करना। जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल मनोज सिन्हा ने वार्षिक युवा उत्सव सोनजल 2022 का उद्घाटन किया। इसका उद्देश्य युवा कलाकारी को अपनी प्रतिभा का प्रदर्शन करने के लिए मंच उपलब्ध कराना है। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो 11 से 12 नवंबर 2022 को वाराणसी में केंद्रीय बंदरगाह जहाज और जलमार्ग मंत्रालय ने पीएम गति शक्ति मल्टी मॉडल जलमार्ग शिखर सम्मेलन का आयोजन किया। आपसे पूछा जाएगा कि पीएम गति शक्ति मल्टी मॉडल जलमार्ग शिखर सम्मेलन का आयोजन कहाँ किया गया? तो वाराणसी में किया गया। और किसके द्वारा? तो केंद्रीय बंदरगाह और आपका जहाज रानी और जलमार्ग मंत्रालय के द्वारा, मिनिस्ट्री ऑफ पोर्ट एंड शिपिंग, याद रखेंगे, मिनिस्ट्री ऑफ पोर्ट, शिपिंग एंड वाटरवेज, इसके द्वारा पीएम गति शक्ति मल्टी मॉडल जलमार्ग शिखर सम्मेलन का आयोजन किया गया। 2 से 3 नवंबर 2022 को नई दिल्ली में इंडिया फेम 2022 का आयोजन किया गया। 2 से 3 नवंबर 2022 को नई दिल्ली में इंडिया केम 2022 का आयोजन किया गया, जिसका उद्घाटन जो है केंद्रीय मंत्री डॉक्टर मनसुख मंडाविया ने किया। इसका आयोजन केंद्र सरकार, रसायन एवं उर्वरक मंत्रालय और फिक्की के संयुक्त रूप से किया गया। याद रखेंगे इसमें कौन कौन है? तो सेंट्रल गवर्नमेंट, रसायन एवं उर्वरक मंत्रालय और फिक्की के संयुक्त प्रयास से इंडिया केम 2022 का आयोजन किया गया। इसका उद्देश्य पेट्रोकेमिकल एवं रसायन के क्षेत्र में निवेश को आकर्षित करना है। आप भूलेंगे नहीं, याद रखेंगे। चलिए, तो जल संसाधन एवं नदी विकास मंत्रालय ने 1 से 5 नवंबर तक ग्रेटर नोएडा में भारत जल सप्ताह का आयोजन किया, जिसका उद्घाटन द्रौपदी मुर्मू ने किया। तो याद रखेंगे कि जल संसाधन एवं नदी विकास मंत्रालय ने 1 से 5 नवंबर तक ग्रेटर नोएडा में भारत जल सप्ताह का आयोजन किया। इस वर्ष इसका विषय जो था सतत विकास और समानता के लिए जल सुरक्षा है। इसमें डेनमार्क, फिनलैंड और सिंगापुर जो है वो भागीदार देश रहे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गुजरात के केवड़िया, जिसको हम एकता नगर भी कहते हैं, में भारत के सबसे बड़े भूल भुलैया उद्यान का ये उद्घाटन किया गया। याद रखेंगे, केवड़िया में भूल भुलैया उद्यान का उद्घाटन गुजरात के केवड़िया में किया गया है और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा किया गया है। साथ ही इन्होंने मियावाकी वन का भी उद्घाटन किया। याद रखेंगे, मियावाकी वन, आपको पता होगा कि मियावाकी वन क्या होता है। दोस्तों, मियावाकी वन होता है शहरों में जहां कहीं भी खाली जमीन होता है वहां पर पेड़ पौधे लगाना, ये मियावाकी टेक्निक कहलाता है। इसको हम अर्बन फॉरेस्टेशन के नाम से भी जानते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने राजस्थान के बंसावाड़ा में स्थित मानगढ़ धाम को राष्ट्रीय स्मारक घोषित किया है। आपसे पूछा जाएगा कि बंसवाड़ा में स्थित मानगढ़ धाम ये किस राज्य में है? तो राजस्थान में है। मानगढ़ धाम किस राज्य में है? तो राजस्थान में है और इसको राष्ट्रीय स्मारक घोषित किया गया है। दोस्तों, मानगढ़ धाम ब्रिटिश सेना द्वारा मारे गए लगभग 1500 आदिवासियों की एक स्मारक है। बेंगलुरु में इन्वेस्ट कर्नाटक 2022 वैश्विक निवेशक सम्मेलन का आयोजन किया गया, तो जिसे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने संबोधित किया। 1 से 3 नवंबर तक छत्तीसगढ़ के रायपुर में राष्ट्रीय जनजातीय नृत्य महोत्सव का आयोजन किया गया। याद रखेंगे, राष्ट्रीय जनजातीय नृत्य महोत्सव कहाँ पर? तो छत्तीसगढ़ के रायपुर में राष्ट्रीय जनजातीय नृत्य महोत्सव। तो आपका छत्तीसगढ़ के रायपुर में सीआरपीएफ ने पहली बार 2 महिला अधिकारियों एनी ब्राहम और सीमा धुंडिया को आईजी नियुक्त किया। याद रखेंगे, सीआरपीएफ में पहली बार 2 महिला अधिकारी एनी अब्राहम और सीमा धुंडिया को आईजी नियुक्त किया है। इसमें सीमा धुंडिया को बिहार सेक्टर का आईजी बनाया गया है। याद रखेंगे, आपसे पूछा जाएगा सीआरपीएफ ने बिहार सेक्टर में किस महिला अधिकारी को आपको आईजी नियुक्त किया गया है? तो याद रखेंगे, ये है सीमा धुंडिया। नागरिक संपर्क और संचार कार्यक्रम, नागरिक संपर्क और संचार कार्यक्रम ये किसका है? तो मेघालय सरकार का है। नागरिक संपर्क और संचार कार्यक्रम मेघालय सरकार का। इसका उद्देश्य क्या है? तो सरकार के सभी योजनाओं को जमीनी स्तर तक पहुंचाना और अधिक से अधिक लोगों तक लाभ पहुंचाना है। केंद्रीय सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय द्वारा
नई दिल्ली में शिल्प समागम 2022 का आयोजन किया गया। आपसे पूछा जाएगा कि शिल्प समागम 2022 का आयोजन कहाँ और किसके द्वारा किया गया? तो दिल्ली में किया गया, सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय के द्वारा। आगे बढ़ेंगे तो इसमें लोगों को अपने हस्तशिल्प को प्रदर्शित करने तथा बेचने का अवसर दिया गया। निवेशक दीदी पहल जो है ये इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक द्वारा जम्मू कश्मीर में लॉन्च किया गया। याद रखेंगे, निवेशक दीदी पहल ये किसके द्वारा लॉन्च किया गया? तो इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक। और कहाँ आयोजित किया गया? तो जम्मू कश्मीर में आयोजित किया गया। और इसका लक्ष्य क्या है? तो वित्तीय साक्षरता बढ़ाने के लिए महिलाओं के लिए शुरू किया गया है। ठीक है ना। यूनेस्को की इंटरनेशनल यूनियन ऑफ जियोलॉजिकल साइंसेज, यूनेस्को की इंटरनेशनल यूनियन ऑफ जियोलॉजिकल साइंसेज ने मेघालय के खासी हिल्स में स्थित मोमलुह गुफा को पहले भारतीय भूवैज्ञानिक विरासत स्थल के रूप में मान्यता दी है। याद रखेंगे कि यूनेस्को की इंटरनेशनल यूनियन ऑफ जियोलॉजिकल साइंसेज ने मेघालय के खासी हिल्स में स्थित मोमलुह गुहा, याद रखेंगे कि जो मोमलुह गुफा है ये कहाँ पर है? तो मेघालय के खासी हिल्स में स्थित है। और इसको यूनेस्को के इंटरनेशनल यूनियन फॉर जियोलॉजिकल साइंसेज ने भारत के पहले भूवैज्ञानिक विरासत स्थल के रूप में मान्यता दी है। याद रखेंगे। हाल ही में भारत पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड बीपीसीएल को देश के पहले सतत तेल और गैस कंपनी के रूप में मान्यता दी गई है। आपसे पूछा जाएगा कि किस कंपनी को सबसे सतत तेल और गैस कंपनी के रूप में मान्यता दी गई है? तो यह भारत पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड बीपीसीएल को पांडुलिपियों के संरक्षण के लिए गुजरात में विश्व का सबसे बड़ा पांडुलिपि ग्रंथालय बनाया जा रहा है। तो आपसे पूछा जाएगा कि पांडुलिपि ग्रंथालय का निर्माण ये कहाँ किया जा रहा है? तो गुजरात में किया जा रहा है। और ये विश्व का सबसे बड़ा पांडुलिपि ग्रंथालय होगा। 4 नवंबर को नई दिल्ली के मेजर ध्यानचंद स्टेडियम में गंगा उत्सव नदी महोत्सव का आयोजन किया गया। याद रखेंगे, गंगा उत्सव नदी महोत्सव का आयोजन कहाँ किया गया? तो नई दिल्ली के मेजर ध्यानचंद स्टेडियम में। इसका आयोजन राष्ट्रीय स्वच्छ गंगा मिशन ने किया है। याद रखेंगे, किसके द्वारा किया गया? तो राष्ट्रीय स्वच्छ गंगा मिशन के द्वारा किया गया। याद रखेंगे, राष्ट्रीय स्वच्छ गंगा मिशन के द्वारा किया गया। दोस्तों, ये था हमारा राष्ट्रीय घटनाक्रम। ठीक है, एक बार आप अच्छे से इसको रिवाइज कर लीजिए और अगले वीडियो में हम अंतरराष्ट्रीय घटना को कवर करेंगे। ठीक है दोस्तों, तो आपको ये वीडियो कैसा लगा आप हमें जरूर कमेंट करके बताओ। आगे वीडियो देखने के लिए आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।